आज 26 फरवरी 2025 है। दुनिया की बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही हैं इस वक्त। बहुत ही स्पीड के साथ दुनिया तब्दील हो रही है और ऐसे में अगर आप खबरों से दूर रहे या सही खबरें आप तक नहीं पहुंच रही हैं तो वो आपको थोड़ा सा हर्ट करेगी। जानकारी होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने दुनिया भर की बिसात पलट के रख दी है। सारा सिस्टम उलटने जा रहा है और आप ये समझें कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है दुनिया में वो ऐसा है जो कभी नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है। सब कुछ आप हिस्टोरिकल इवेंट्स के इस वक्त चश्मदीद गवाह बन रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने बहुत मजबूर होकर के यूक्रेन पे हमला किया था। वो जंग अभी चल रही है लेकिन अपने अख्ताम पर है, लगभग जंग का खात्मा होने वाला है। ये जंग 3 साल मुकम्मल हो गए इसको 24 फरवरी 2025 को। अब ये बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे थे जिस वक्त जंग शुरू हुई थी कि पुतिन इसको एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, कोई कह रहा था 15 दिन में जंग को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। पुतिन ने स्ट्रेटेजिकली बहुत शानदार तरीके से लंबी जंग लड़ी। उसकी कई वजूहत थी। ये जंग उनको खत्म नहीं करना थी जल्दी, इसलिए उन्होंने जल्दी खत्म नहीं की। अब जल्दी क्यों नहीं खत्म करना थी ये भी हम बताएंगे आपको। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस जंग बंदी का पूरा बोझ अपने ऊपर ले लिया है और ये जंग अगले 2 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाएगी। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचने वाले अगले सप्ताह और वहां जाकर के वो जंगबंदी के मुआवजे पर एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। अभी हाल ही में क्योंकि ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उनसे मिलने के लिए दुनिया के कई सारे लीडर्स पहुंचे, जिसमें नेतन्याहू थे, फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर, फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला। ये बड़ी मुलाकातें थी। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन पहुंचे थे। मैक्रोन ने एकदम कहना चाहिए जिसको गिड़गिड़ा करके फरियाद, मैंने पहले भी कहा था कमजोर लोग से फरियाद कर सकते हैं, ताकतवर जो चाहता है वो होता है। फ्रांस एक बहुत ताकतवर बड़ा मुल्क है, यूरोप का, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, हर तरह से बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो अमेरिका नहीं है। वो यूरोप का मुद्दा लेकर के, यूरोप में जो घबराहट है, बेचैनी है, परेशानी है, उसको लेकर के पहुंचे थे और यूक्रेन की वॉर पर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की। लेकिन ट्रंप ने उनके एक भी खदशात को एड्रेस नहीं किया, किसी भी जो डिमांड थी किसी को एड्रेस नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की को बुलाया है, शब्दों को ख्याल रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, ज़ेलेंस्की को बुलाया है, वो आएगा और व्हाइट हाउस में आएगा, हमने उसको बुलाया है और वो 500 बिलियंस की जो रेयर अर्थ डील है उसको साइन करेगा। क्योंकि ट्रंप ने हाथ में बिल पकड़ा दिया है ज़ेलेंस्की के, यूक्रेन के, कि हमने, अमेरिका ने जो पैसा दिया है वो पैसे का हिसाब दो आप, और अमेरिका ने उसको ऑडिट करवाया है, पैसा कहाँ चला गया, जो हथियार दिए गए वो हथियार कहाँ गए। क्योंकि जानकारियां इस तरह की भी हैं कि वो आतंकवादियों को बेचे गए और बीच में ज़ेलेंस्की ने और ज़ेलेंस्की के जो कमांडर्स हैं उन लोगों ने पैसा खा लिया जो उनको जंग लड़ने के लिए दिया गया था। अच्छा, ज़ेलेंस्की इस जंग में दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, यूरोप के मुल्कों से, जो नेटो के मुल्क हैं। ट्रंप ने आने के बाद यूरोप की, जिसको कहते हैं खाट खड़ी कर देना, वो खड़ी कर दी है और यूरोप को, नेतन्याहू को और ज़ेलेंस्की को, इनको कब्र में उतार दिया है। अब इनके लिए कोई रास्ते नहीं बचे, किसी तरह का कुछ नहीं छोड़ा है ट्रंप ने। यूरोप पे टैरिफ,
ज़ेलेंस्की को जंगबंदी करनी पड़ेगी, मुल्क छोड़ना पड़ेगा, गोइंग टू एक्साइल, उनको जाना पड़ेगा मुल्क छोड़ करके, क्योंकि जब वो रेयर अर्थ डील साइन करेंगे और जंगबंदी का मुआहदा करेंगे रूस के साथ, तो उसके बाद वो यूक्रेन में तो रह नहीं सकते हैं, वहाँ की फौज इनको पकड़ लेगी और मारेगी, हो सकता है लटका दे। अफगान जैसे हुए थोड़े से भी सख्त, तो वो लटका भी सकते हैं कि तुम्हारी वजह से तकरीबन 1 करोड़ यूक्रेनियंस मारे गए हैं। 4.5 करोड़ की आबादी थी यूक्रेन की जंग से पहले, जिसमें से इस वक्त 2.15 करोड़ यूक्रेन में बाकी रह गए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग माइग्रेट करके दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। तो जंगबंदी होने के बाद, सीज फायर एग्रीमेंट करने के बाद, ज़ेलेंस्की किसी भी सूरत में यूक्रेन में रह नहीं सकते, तो उनको अब कहाँ रखा जाए? अमेरिका उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ रखा जाए, क्या करोगे, वो तुम जानो, यूरोप के मुल्क जाने। उन्होंने पूरी तरह सारा का सारा जो हंडिया होती है यूरोप के मुल्कों पर, नेटो के मुल्कों पर फोड़ दिया उनके सरों पे। क्या आप जानो क्या करोगे इसका? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जंगबंदी होना चाहिए, बस हमारा मतलब ये है। अब देखिए, एक रेजोल्यूशन लाया गया था यूएन जनरल असेंबली में, और 2 रेजोल्यूशन आए तो कई थे, लेकिन हम 2 पर बात करेंगे। एक अगेंस्ट रशिया लेकर के आया था यूक्रेन, और उसमें वोट किया यूरोप के मुल्कों ने। उसमें कंडेम करना था रशिया की जो वॉर है, एग्रेसिव बताना था रशिया को कि ये एग्रेसिव मुल्क है और इसने जंग थोपी हुई है। उसमें 4 मुल्कों ने गौर करेंगे। अब जो वोट किया, 4 अहम मुल्कों के नाम हम बताएंगे। रूस को, क्योंकि रूस के खिलाफ था तो रूस ने इसके खिलाफ वोट किया। अमेरिका ने रूस के फेवर में वोट किया। नॉर्थ कोरिया ने रूस के फेवर में वोट किया, और इसराइल ने भी यूरोप को छोड़ दिया। उसने देखा अमेरिका, मेरे पापा जो है वो रूस के साथ खड़े हैं, तो इसराइल भी रूस के साथ फौरन, उन्होंने भी रूस के हक में जो करारदाद आई थी उस पर वोट किया। अब दूसरा रेजोल्यूशन, दूसरा प्रस्ताव लाया था अमेरिका, और वह प्रस्ताव था रूस का प्रस्ताव। अब गौर करें ये हो क्या रहा है दुनिया में, पूरी तारीख बदली जा रही है। रूस का प्रस्ताव लेकर के आया था अमेरिका। अब अमेरिका की करारदाद को यूएन में, उसके अगेंस्ट में कौन जाए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? अब यूरोप के मुल्कों में ताकतवर है वो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमेरिका तो नहीं है ना। अब अमेरिका की करारदाद को, क्योंकि इसको वीटो कोई कर नहीं सकता था, ये एक ऐसी फॉर्मल एक करारदाद है, उसको वीटो नहीं किया था, और इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, सिर्फ सिंबॉलिक है। इसके बावजूद इस पर तमाम यूरोप ने अमेरिका के पक्ष में वोट किया है। और उसमें क्या कहा गया था कि रूस एग्रेसिव कंट्री नहीं है, रूस ने हमला नहीं किया, रूस जंग नहीं लड़ रहा है। अमेरिका की करारदाद में यह था, रशिया इज नॉट इन्वेडर। अब यहां पर पूरा यूरोप, ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ये सब परेशान है, क्या करें, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की को तो मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल फाइनल है। और विद इन 2 वीक्स ये जंग रुक जाएगी यूक्रेन की, क्योंकि रूस ने भी मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पुतिन ने अमेरिका को इनवाइट किया है कि आप आइए साइबेरिया में हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, और जो अमेरिका के रशिया के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, आप वहाँ माइनिंग कीजिए, प्लांट्स लगाइए और ख़रीदिए हमसे। क्या खरीदना आपको, जितना खरीदना हम तैयार हैं। अब ये तो सब उलट पुलट हो गया। जिस रूस के खिलाफ नेटो के मुल्क जंग लड़ रहे थे, अमेरिका जंग लड़ रहा था बाइडेन की हुकूमत के दौरान, पूरी ताकत बाइडेन ने लगा दी थी। वो रशिया और
चाइना और नॉर्थ कोरिया और इसराइल और अमेरिका सब एक जगह हैं। अच्छा, बाइडेन के वक्त में ये जंग क्यों खत्म नहीं की थी रूस ने, ये हम बता दें आपको। दौरान जंग कोई भी मुल्क नेटो का मेंबर नहीं बन सकता है। रूस ने जो हमला किया था यूक्रेन पर, वो इसीलिए किया था कि अगर ये जंग शुरू नहीं की गई तो जिस रफ्तार से यूरोप के मुल्क और ये अमेरिका वगैरह कोशिश कर रहे थे उसको नेटो में शामिल करने की, तो नेटो में शामिल कर लेते वो। अगर रूस इसको लंबा खींचता अप्रैल मई तक, तो फिर वो नेटो का मेंबर बन जाता। उस दौरान नेटो के तमाम मुल्क आकर के रूस के खिलाफ खुल करके जंग लड़ रहे होते। अभी उन्होंने हथियार वगैरह दिए और दूर दूर से, और जो भी हेल्प थी अपने फौजी, रिटायर्ड फौजी ये सब भेजे, और जो आतंकवादी संगठन है उनके लोग भेजे यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन उस दौरान तो वो खुद आकर के वहां लड़ते, इसलिए रशिया ने जंग की। यूरोप के मुल्कों को यह उम्मीद थी कि डेमोक्रेट्स फिर से चुनाव जीत करके अमेरिका में पावर में आ जाएंगे, और जब वो पावर में आ जाएंगे तो हम ये जंग लड़ते रहेंगे रूस से। लेकिन उनके सारे मंसूबे उस वक्त नाकाम हुए जब ट्रंप चुनाव जीत गए। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद, चूंकि ट्रंप अपने चुनावी रैलियों में यह कह चुके थे कि मैं आने के बाद 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग खत्म कर दूंगा, गाजा की जंग खत्म कर दूंगा। अब वो जब चुनाव जीत करके आ गए तो उनको चूंकि कहा था तो इसलिए इस पर काम भी करना था। अच्छा, उनके जहन में सारी चीजें थी, पुतिन से उनकी बातचीत मुमकिन है चुनाव के दौरान हो गई हो, क्योंकि एलन मास्क वो राब्ते में थे पुतिन के। पुतिन ने खुद, देखें, हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। एलन मास्क की कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करा रही थी यूक्रेन को, इसलिए कि जंग जल्दी खत्म ना हो, जंग चलती रहे। पुतिन ऐसा ही चाहते थे कि जंग चलती रहे। अगर जंग रुक जाती, किसी जगह पर मुआहदा हो जाता, और जो टेरिटरीज कब्जा की हैं रूस ने वो रूस को दे दी जाती, और यूक्रेन को के साथ जंगबंदी कर ली जाती, तो यूक्रेन का जो हिस्सा बचता, यूरोप के मुल्क, अमेरिका, बाइडेन की हुकूमत उस बचे हुए यूक्रेन को नेटो का सदस्य बना लेते, और फिर वो जाकर के रूस के सीने पर बैठ जाते। इसलिए रशिया ने इस जंग को खींचा, तब तक खींचा जब तक के वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हो गया और पुतिन के अपने दोस्त ट्रंप की हुकूमत नहीं आ गई। ये तमाम चीजें पॉलिसी के तहत होती हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं भारत में, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठ करके टेलीविजन पर बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो लेकिन वो बिहाइंड द सीन जो चीजें हैं वो गौर से रीड नहीं करते हैं। दुनिया में ये जो यूक्रेन की जंग हुई है, ये अना की जंग थी एक तरह से यूरोप की। यूरोप के मुल्क इसी तरह से जंगें थोपते रहे हमेशा दुनिया में, चाहे वो इराक की जंग थी, लीबिया में, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में, वियतनाम वगैरह में अमेरिका ने जंगें थोपी। अब ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद देखे वो WHO से बाहर हो गए, वो क्लाइमेट पैक्ट से बाहर हो गए अमेरिका, वो WTO से बाहर हो जाएंगे, हो सकता है UN से भी बाहर अपने आप को अलग कर लें। G20 का समिट हुआ अभी, G20 में अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जब अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो G20 का जो एलानिया आता है आखिर में, एक स्टेटमेंट आता है, वो भी नहीं आया, और ना ही ग्रुप फोटो हुई उसकी। G7 की मीटिंग होने वाली है, ये दुनिया के 7 जो बड़े मुल्क हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। अमेरिका ने कह दिया G7 की मीटिंग में G7 में शामिल करिए रूस को, बिना रूस के कोई G7 नहीं, कुछ नहीं, G8 करिए इसको। पहले G8 हुआ करता था, रशिया पर पाबंदियां लगी तो उसके बाद रशिया को G8 से बाहर कर दिया गया और वो G7 रह गया। अब अमेरिका ने कह दिया, ट्रंप ने कह दिया कि G8 करिए इसको। तो देखें, यह सब खत्म, G7 खत्म, G20 खत्म, और नेटो खत्म। नेटो की फंडिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया, हमें कोई जरूरत नहीं किसी को पैसा वैसा देने की, और दुनिया के जिस किसी मुल्क को अपनी सुरक्षा करवानी है अमेरिका से तो हमको पैसा दे, हमारा
जो वहाँ पर मिलिट्री का सेटलमेंट होंगे उसका पूरा खर्चा देंगे वो। अब ये फंस गए सब के सब। किसी मुल्क को अमेरिका से सिक्योरिटी चाहिए, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका आए और हमारी हिफाजत करे, तो अमेरिका ने कह दिया है हमारा पूरा खर्चा, हमारे तमाम सैनिकों की तनख्वाह जितनी है वो बढ़ा करके देनी होंगी, जितने हमारे हथियार होंगे उनका पैसा देना होगा, जितने हमारे फाइटर प्लेन्स होंगे उनका किराया घंटे के हिसाब से देना होगा, पेट्रोल वेट्रोल जो भी कुछ है सब। उसके बाद फिर अमेरिका इस पर विचार करेगा कि हम इनको सपोर्ट करें या मदद दें कि न दें। इसी तरह से जेडी वेंस पहुंचे थे, हमने पिछली रिपोर्ट में बताया था, उन्होंने साफ साफ कह दिया यूरोप के मुल्कों से कि आपको रूस से डरने की जरूरत नहीं, चीन से डरने की जरूरत नहीं, अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत है अपनी आवाम से। ये जो पैसा आप जंगों पे खर्च कर रहे हैं, ये पैसा खर्च करिए अपनी आवाम पर, ताकि बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, महंगाई खत्म हो। अमेरिका ने एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि हथियार आधे करें सब, जिसके पास जो हथियार हैं, हमें जंगें नहीं लड़नी। सीधे सीधे ट्रम्प कह रहे हैं हमें जंगें नहीं लड़नी, और दुनिया में जंगों के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी को भी, अपने पास जिसके पास जो हथियार है वो खत्म करें। तो चाइना ने इस पर खुशी का इजहार किया, उन्होंने कहा वेलकम, बहुत अच्छी पहल है, करिए आप, हम आपके साथ हैं, आप शुरू करें, हम तैयार हैं। क्योंकि चाइना का तो जो बजट है वो 222 या 220 ट्रिलियन का है, अमेरिका का तो 900 कुछ है, 950 और रूस का तो और भी कम है, 124 शायद है। तो चाइना ने कहा हमारा तो बजट ही बहुत कम है आपके मुकाबले, आप शुरुआत करें, हम आपके साथ हैं। अब ट्रम्प कह रहे हैं दुनिया में जंगों की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कारोबार करें, पैसा कमाएं सवा मुल्क, और पैसा जो कमाएंगे तो अमेरिका के साथ कारोबार करें, आप हमारे साथ कारोबार करें। यूरोप के मुल्कों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ट्रम्प ने कहा है कि आपके ऊपर यूरोप में ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो आप आइए अमेरिका, यहाँ अपना पैसा लगाइए और कारोबार करिए, अमेरिका को ग्रेट बनाइए, हम आपको सहूलतें दे रहे हैं, हम आप पर टैक्स आयद नहीं कर रहे हैं। तो ये तो अमेरिका के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे थे। वहीं मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बता दें। नेतन्याहू नेतन्याहू बड़े खुश थे जब वो ट्रम्प से मिलने गए थे, और वहां से लौट करके उन्होंने जो सीज फायर हुआ है, डिस्टर्ब करने की कोशिशें बहुत की, नई नई बातें हुई। ट्रम्प ने भी बयान दे दिया कि गाजा के तमाम लोगों को इजिप्ट और जॉर्डन शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर वो सूडान इनको भेजा जाए। लेकिन वो एक रिएक्शन चेक करने के लिए ट्रम्प का दिया हुआ बयान था, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा था, मगर दुनिया ने रिएक्ट किया उस पर बहुत ताकत के साथ। अरब मुल्क हों और बाकी दुनिया भर के मुल्क हों, सब ने ये ट्रम्प की ये जो डिमांड है ये बिल्कुल गलत है एंड नॉट पॉसिबल। तब ट्रम्प की तरफ से भी कह दिया गया कि नहीं, वो हमने सिर्फ ऐसे ही कहा था और वो इसमें कोई ऐसा नहीं है, और अरब के जो मुल्क हैं वो हमें प्रस्ताव दें कि गाजा का किस तरह से वो रिहेबिलिटेशन करेंगे, किस तरह से रिबिल्ड करेंगे, और गाजा में क्या उनकी वो चाहते हैं। तो इस पर अरब मुल्कों की एक मीटिंग होने जा रही है उनके लीडर्स की, जो शायद 28 को या 3 या 2 मार्च को है, तो ठीक से डेट याद नहीं, क्योंकि वो 25 को थी लेकिन एक्सटेंड हो गई है। अब इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें सीरिया के नए प्रेसिडेंट अहमद शरा को भी इनवाइट किया गया है, वो भी आ रहे हैं, सीरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं। लेकिन सीरिया में जो हुआ था, असद बशर की जो रिजीम चेंज हुई है, वह सबकी आपस की सहमति से हुई है। असद बशर कई कई मोर्चों पर खेल रहे थे, वो रूस से मदद ले रहे थे, ईरान से मदद ले रहे थे, और वो सीधे सीधे संपर्क में थे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के और नेतन्याहू के।
जिस वक्त गाजा की जंग चल रही थी तब वो खामोशी के साथ तेल अवीव गए थे और वहां मुलाकात हुई थी उनकी नेतन्याहू के साथ। अब ये दुनिया जो है अलग तरह की दुनिया, पहले जैसी नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन बड़े मुल्कों को हो गई। तो फिर तुर्की, सऊदी अरब, ये लोग सब एक्टिव किए गए और वहां पर हुकूमत तब्दील की गई। उसमें ईरान वगैरह सब शामिल थे, ऑन बोर्ड थे सब एक साथ। क्योंकि पिछले साल 2023 में एक बातचीत चली थी और वो पूरा एक आपस का मुआहदा करा दिया था चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। वो इतना मजबूत है क्योंकि गारंटर चाइना है उसमें। तो ईरान, सऊदी अरब, तमाम अरब के मुल्क, जितने मुस्लिम मुल्क हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं आज। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। कोई ना कोई आपस में डिस्प्यूट्स होते थे, थोड़े बहुत झगड़े होते थे, सारी चीजें चलती थी, लेकिन अब सब ईरान वगैरह सब साथ है। ईरान के लीडर्स सऊदी अरब आ रहे हैं, सऊदी अरब के लीडर्स उधर जा रहे हैं। ईरान के अंदर सऊदी के जो आर्मी चीफ हैं वो जाकर के बातचीत कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। ये सब बहुत ही खुशाइन, बड़ा शानदार। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप के जो स्पेशल एनवाई फॉर मिडिल ईस्ट हैं, उन्होंने कहा है सऊदी अरब से कि आप अपना मसौदा हमें दीजिए ताकि हम उसे देखें और इसको आगे बढ़ाएं। एक दो जगह इसराइल ने कोशिश की कि ये जंगबंदी का मुआहदा नाकाम हो जाए। उन्होंने कहा कि ये जो बंदी हैं जितने भी हमास के पास, वो सब एक साथ छोड़ दिए जाएं। कि बार बार तकरीब करके, पूरा नुमाइश करके वो छोड़े जा रहे हैं, 3-3, 4-4। तो ऐसा ना करके सबको एक साथ छोड़ दिया जाए। हमास ने कहा हम तैयार है, सबको छोड़ देते हैं, आप जितने कैदी छोड़े जाने आप छोड़िए, हमें कोई परेशानी नहीं है। नेतन्याहू को खामोश होना पड़ा। फिर नेतन्याहू ने एक नई बात निकाल दी कि वो जो जिनके बाकियात हैं, जो मर चुके हैं, उनको ताबूत में भेजा जा रहा है, तो इसके भी शो ना हो। हमास ने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हम खामोशी से रेड क्रॉस के हवाले कर देंगे। तो वो ये चाह रहा है कि किसी तरह से हमास की तरफ से ऐसा कुछ हो कि नहीं, हमें यह नहीं करेंगे, और उसी को मुद्दा बना करके जंगबंदी खत्म कर दी जाए। तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की साख दाव पे लग गई। अब फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज का, पहले फेज में क्योंकि ये जो बंदी है इनकी रिहाई और फलस्तीनी कैदियों की इसराइली जेल से रिहाई है। फिर सेकंड फेज का मरहला शुरू होने वाला है जल्दी, वो भी 42 दिन का होगा। उसमें भी कुछ बंदियों की अदला बदली होगी और पूरी तरह से फलस्तीन के इलाकों से इसराइल की फौज को हटना है उसमें, सेकंड फेज में। और गाजा पूरी तरह से फलस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा, फलस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा। और इसमें जो गारंटर हैं वो अमेरिका खुद है, तो इसलिए इसराइल वहां से बाहर निकल नहीं सकता किसी सूरत में। और अमेरिका ने ये देख लिया, इसराइल ने देख लिया, यूरोप के मुल्कों ने भी, कि जिस और उनके साथ नेतन्याहू ने जंग शुरू की थी कि हम हमास को खत्म कर देंगे, तो हमास के लोग तो तमाम ये सड़कों पर, और जितने थे उससे ज्यादा यहाँ नजर आ रहे हैं। पूरी पूरी ब्रिगेड उतार दिया हमास ने सड़कों पर। जब ये लोग छोड़े जाते हैं तो अमेरिका की भी समझ में आ गया। एंटनी ब्लिंकन अब कहाँ है नहीं पता किसी को, जैक सल्वन कहाँ है नहीं पता, जो बाइडेन कहाँ है नहीं पता किसी को। ये सब लगभग तकरीबन जैसी जानकारियां नजरबंद है इस वक्त अमेरिका के अंदर। इनको किसी तरह की प्रेस ब्रीफ नहीं की जा रही है, मीडिया में आकर के कोई बात नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह इनको सेंसर कर दिया गया है ट्रंप हुकूमत की तरफ से। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा और काम किया अमेरिका के अंदर, वो है जितने भी दस्तावेज हैं खुफिया, CIA के, FBI के, सब ओपन करें और पब्लिक की जानकारी में लेकर के आए तमाम चीजें। दुनिया भर में अमेरिका कहाँ कहाँ क्या क्या कराता रहा है, किन लोगों की उसने हत्याएं कराई हैं, कितने रिजिम चेंज कराए, कितने लीडर्स को इसने तख्ता पलट कराया, सब सारी चीजें उसमें। अब वो डिक्लासिफाई किए जा रहे हैं सारे पेपर्स, तो वह भौचाला हुआ है बुरी तरह से, चीजें खुल के आ रही है।
अमेरिका ने यूएसएड बंद कर दी है। यूएसएड का मुद्दा भारत में भी काफी गर्म है, बहुत सारे लोगों ने बात की उस पर। अमेरिका पैसा देता है, बिल्कुल देता है, मुल्कों को देता था। अब ये ट्रंप साहब नहीं देंगे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि वो बिल्कुल खिलाफ है, इसके पूरी तरह से खिलाफ है। भारत के प्रधानमंत्री को भी पैसे दिए गए और ट्रंप ने कहा कि माय डियर फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को मैंने 182 करोड़ रुपए दिए भारत में वोटिंग टर्नआउट कराने के लिए। अब ये राजीव कुमार जो थे चुनाव आयोग, शायद उनके लिए दिए गए हों गिफ्ट के तौर पे। अमेरिका से पैसे लेकर के भारत में इलेक्शन में टर्नआउट, ये तो विदेशी इन्फ्लुएंस हुआ, देश से गद्दारी हुई। भारत का प्रधानमंत्री इस तरह से साबित होता है कि वो भारत का गद्दार है। और देखें, हम पहले बता चुके हैं कई मौकों पर, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के, मुंबई हाई कोर्ट के जज पाटले साहब के बयान टेलीविजन पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर उनके वीडियोज मौजूद हैं, जो कहते हैं कि मोहन भागवत ने आईएसआई से 24 करोड़ रुपए लिए, मेरे पास इस बात के सबूत हैं। और उन्होंने इस पर पीएलआई दाखिल की थी, उसका पूरा मैंने हवाला देकर के सब बताया। वो बाबरी मस्जिद का केस का जब डिस्पोजल हुआ तो उसके साथ उसे अपने आप ही डिस्पोज कर दिया गया, कोई सुनवाई कुछ नहीं हुई। अब ये दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, भारत के अंदर भी क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं लोग। यूक्रेन की जंग रुकने जा रही है, गाजा में सीज फायर चल ही रहा है। भारत कहाँ है यहाँ पर? भारत जो विश्वगुरु है वो कहाँ है? इन्होंने कोई पहल क्यों नहीं की? कोई रोल भारत का कहीं शांति के लिए दिख नहीं रहा है दुनिया में, पीस के लिए। सिर्फ इतना रोल रहा रशिया और यूक्रेन की वॉर के दरमियान कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, 30% की छूट के साथ तेल खरीदा, और जो भारत की ऑयल कंपनियां बंद पड़ी हुई थी वो भी हजारों करोड़ रुपए के फायदे में आ गई, लाखों करोड़ रुपया कमाया भारत ने इस दौरान। तो भारत सिर्फ कारोबार करता रहा, उसने अमन के लिए कोई कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए थे, वहां जाकर के बात करते जेलेंस्की से, कहते कि सुनो, मैं प्रेसिडेंट पुतिन से बात करता हूं और सीज फायर करिए आप। लेकिन पता नहीं क्या बात करके आए, और बाद में फिर वो पुतिन के पास चले गए। मालूम हुआ जेलेंस्की अब उनकी बुराई कर रहे थे। तो वो डबल गेम, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, सबकी जय जय, और जय जयकार में लगे। उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला मुल्क, उसका पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसमें कोई रोल ही नहीं है। आज अमेरिका ने 26 फरवरी को भारत की 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ईरान के साथ कारोबार में मुलविस होने पर, ईरान से तेल वगैरह वो लेन देन उन्होंने किया होगा, तो इसको लेकर के अमेरिका ने अब अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करें मोदी साहब, पाबंदियां लगाएं। लेकिन भारत का शेयर बाजार एकदम क्रैश होने को तैयार रखा हुआ है। रोज शेयर बाजार टूट रहा है, गिर रहा है, नीचे जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल करके भाग रहे हैं, वो दूसरी जगह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ उनको दिख नहीं रहा कुछ भी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को थामने के लिए रिजर्व बैंक डॉलर बेचे जा रही है। जो रिजर्व है भारत के पास डॉलर, उसको बेच रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो फॉरेन पैसा है हमारे पास, विदेशी पैसा है, वो कम होगा। फॉरेन फंड्स जो मौजूद है भारत सरकार के पास वो कम होंगे, इससे महंगाई बढ़ेगी। अब ये सरकार के पास, भारत की सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। हम जो नया सीन तैयार हो रहा है, क्योंकि यूरोप का मार्केट क्रैश कर जाएगा अभी, आप देखते रहे, विद इन 2 मंथ्स। जैसे अप्रैल में जो चीजें सामने है, ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, और जब वो 1 अप्रैल से लागू होंगे
तो यूरोप का मार्केट क्रैश कर जाएगा, पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश कर जाएगा, हाहाकार मचा होगा बाजारों में, पैसा नहीं होगा लोगों के पास। हम हैं कहाँ, भारत है कहाँ, भारत की तरफ से हो क्या रहा है, यूएसएड का पैसा भारत को क्यों लेना पड़ रहा है। अच्छा, मैंने एक ट्वीट किया था 2013 में। अब चूंकि छोटे आदमी कोई कुछ कहे तो उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चुनाव हार करके हुकूमत से बाहर हो गए। मैंने लिखा था उस वक्त, तब तक इन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी, पार्टी बनाने से पहले, क्या अरविंद केजरीवाल ने विदेशों से 1300 करोड़ रुपए लिए हैं। अब चूंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी थी, इसलिए नहीं होनी थी कि वो आरएसएस के पैदा किए हुए थे। अन्ना का जो भी आंदोलन था वो देश में एक तख्ता पलट की कोशिश थी। पूरा सब सारा मौजूद है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सेना अध्यक्ष वीके सिंह उस वक्त सेना अध्यक्ष थे। अन्ना का आंदोलन चल रहा था, पूरी फौज की पूरी बटालियन पानीपत पहुंच गई। कैसे पहुंच गई सब, किसी को जानकारी नहीं, गृह मंत्रालय को जानकारी नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री को जानकारी नहीं, पीएमओ को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, पानीपत क्यों पहुंच गई थी वो। तो इस पर भी हमने पहले अपने वीडियोज में बात की है। वीके सिंह के यहाँ पर जब वो तलाशी वलाशी हुई तो मालूम हुआ पूरा एक अलग से सिस्टम इंफॉर्मेशन का कायम था उनके घर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाके हुए। अब ट्रंप ने यूएसएड बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को पैसा दिया गया, उन्होंने नाम लेकर के कहा है प्रधानमंत्री मोदी को, नॉट इंडियन गवर्नमेंट को। अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार को पैसा नहीं दिया है, ये ख्याल रखें आप। वो पैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ने निजी तौर पर भारत के प्रधानमंत्री को दिया है, भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए। अब ये मोदी को जवाब देना चाहिए, पार्लियामेंट में जवाब दें, मीडिया में जवाब दें, मन की बात में, काम की बात में, किसी में बताएं कि वो पैसा क्यों लिया था आपने। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से पैसा लिया है भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए। आप शेख हसीना की हुकूमत को नहीं बचा सके। देखें, ट्रंप ने पूरी दुनिया, जैसे हम कह रहे हैं, वो सारा जो सेटलमेंट थे, जो सेटअप था, वर्ल्ड ऑर्डर था, वो सब गिर गया। अब बचा नहीं है कुछ भी। अब नए सिरे से कौन है? ट्रंप है, पुतिन है, शी है, नॉर्थ कोरिया है और इसराइल है, और हो सकता है ईरान भी उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ईरान के लिए बातचीत कर रहा है कौन? सऊदी अरब। ईरान के साथ जो डील होनी है उसके लिए बातचीत कौन कर रहा है? सऊदी अरब, अमेरिका से, न्यूक्लियर डील पर। तो ईरान के खिलाफ भी सैंक्शंस हो सकता है लगाएं ट्रंप, हो सकता है सैंक्शंस हटा लें। वहीं रूस के साथ अमेरिका की अभी बातचीत सऊदी अरब में हुई, रियाद में, फिर स्विट्जरलैंड में बात चल रही है, फिर सऊदी अरब में बातचीत हो रही है, और यह तय हुआ है कि फौरी तौर पर सऊदी अरब के रशिया के साथ मिलकर के काम किए जाए, और जो कुछ पाबंदियां हैं और जो चीजें हैं उनको हटा दिया जाए। अमेरिकी जो बैंक्स हैं, अमेरिकी जो मास्टर कार्ड वगैरह, वीजा कार्ड है, इनको काम करने की फौरी तौर पर इजाजत मिलने वाली है। डायरेक्ट फ्लाइट्स अमेरिका से रशिया के लिए शुरू होने वाली हैं। अच्छा, यह सबसे ज्यादा जो शानदार है वो यूरोप की परेशानी है। ये यूरोप वाले अब क्या करेंगे? पहले तो ये आपको याद होगा, एक बार अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी अब्राहम लिंकन के दौर में। ये शायद 1861 का ईयर था। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बन गए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि हम यहाँ से गुलामी, स्लेवरी खत्म करेंगे, जिस पर अमेरिका के 13 राज्यों ने बगावत कर दी थी।
और एक नया प्रेसिडेंट उन्होंने चुन लिया था। ये वो दौर था जब अमेरिका में एक ही वक्त में 2 प्रेसिडेंट थे, और जो दूसरा प्रेसिडेंट था उसकी हिमायत के लिए कौन खड़ा हुआ था? फ्रांस और यूके। इन्होंने अपनी फौज भेज दी थी, दोनों मुल्कों ने, फ्रांस ने भी और यूके ने, अब्राहम लिंकन के खिलाफ जो बागी प्रेसिडेंट बन गया था उसके फेवर में। इसको देख करके फिर रशिया के जो यूएसएसआर था उस वक्त, जार अलेक्जेंडर जार, उन्होंने रशिया की फौज भेजी थी अमेरिका अब्राहम लिंकन के फेवर में, और यह ऐलान कर दिया था कि अगर बूट्स ऑन अमेरिका, अगर ये सेनाएं जमीन पर उतरी तो फिर यूएसएसआर इनसे जंग लड़ेगा। जिसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन दोनों वापस हो गए, और जो बागी था उसने सरेंडर किया, और वो सिविल वॉर खत्म हुई। तो ये वही दौर है लगभग 1861 जैसा, कि रूस के साथ, अमेरिका के साथ उस वक्त दिया था रूस ने, जार ने। अब रशिया के साथ खड़ा हो गया है अमेरिका। माय डियर फ्रेंड पुतिन अब बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं रियाज में, सऊदी अरब में, पुतिन एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प। जिस दिन ये मीटिंग होगी तो बहुत सारी चीजें दुनिया में नई तारीखें देखने को मिलेंगी। अमेरिका के साथ इस वक्त ऑन बोर्ड है चाइना। चाइना के साथ उस लेवल की जो ट्रेड वार है नहीं होगी जैसी भारत के साथ होने वाली है, क्योंकि पूरा बाजार चाहिए अमेरिका को भारत का। कुछ मत बनाइए, हमसे खरीदिए। आप अपने यहाँ कुछ मत बनाइए, हमसे खरीदिए, हम देंगे आपको क्या चाहिए। तेल भी हम देंगे आपको, गैस भी हम देंगे, और गेहूं, चीनी, चावल, दालें कुछ चाहिए तो वो भी, कपड़े लत्ते, कफन, कुछ चाहिए हम देंगे आपको। कुछ मत बनाइए, कारोबार करिए हमारे साथ। अमेरिका को दिखाई दे रहा है भारत का इतना बड़ा बाजार, और दिखाई दे रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बेहद कमजोर और इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर है। एक बोझल हम कह सकते हैं, किसी मामले में बोलते ही नहीं। 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने घेर ली भारत की लद्दाख में। प्राइम मिनिस्टर बोलते ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई झुका घुसा नहीं, पता नहीं क्या बाबाओं जैसी होलियां बना करके। लेकिन वो चीखते पुकारते कहाँ दिखाई देते? चुनावी रैलियों में लाल आंखें करेंगे, पीली आंखें करेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। और चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन घेर ली, कुछ हुआ ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश में सैकड़ों गांव बसा दिए उन्होंने, नए नाम बदल दिए जगहों के, भारत की जमीन, भारत के अंदर घुस करके। लेकिन वो लाल आंखें पता नहीं कहाँ है, कौन सी आंखें हैं, 36 इंच का सीना किधर है, वो दिखते ही नहीं। अमेरिका देख रहा है, ये बहुत काबिल आदमी है ट्रम्प, उन्हें मालूम है कि मोदी कुछ भी नहीं है। अभी टेस्ला अमेरिका की भारत में कारोबार शुरू करने जा रही है। टेस्ला के आने से पहले ही भारत ने टैरिफ चेंज बदल दिया। वो यहाँ पर अपने जो शोरूम्स होते हैं वो खुलने जा रहे हैं। पहले शायद 36% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो घटा करके 4-5% कर दी है भारत की तरफ से, फौरन कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर जब गए थे ट्रम्प से मिलने तो पूरा पैकेज लेकर के गए थे, हमने ये घटा दिया। वहां बात करने नहीं गए थे, बात तो करने की उनकी हुआ ही नहीं। ट्रम्प वहां बैठे बैठे वो कहने लगे आई किल्ड ब्रिक्स, ब्रिक्स मर चुका है, और भारत को कह दिया कि ये टैरिफ माफिया है, टैरिफ किंग या माफिया, कुछ ऐसी तरह का शब्द इस्तेमाल किया था कि हमारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, हम तो बहुत कम लगाते हैं। फौरन नई लिस्ट पेश कर दी गई कि सरकार हम तो घटा करके लाए, ये रही, रिवाइज कर दिया उसको। अब टेस्ला आने वाली है। टेस्ला का मालिक कौन है? एलन मास्क। एलन मास्क कौन है? सेकंड पावरफुल मैन आफ्टर ट्रम्प, उनकी कंपनी है।
वो भारत में निर्यात, भारत में बेचेगा अपना माल, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। भारत में जो टेस्ला की कारें बिकेंगी वो जर्मन से बन करके आ रही हैं, जो जर्मनी में उनका यूनिट लगा हुआ है, वहां से बनी हुई और कारें हैं वो यहाँ बिकेंगी भारत में। तो उनको भारत का बाजार दिखाई दे रहा है, और मोदी के रहते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कारोबार करें जो आपका दिल चाहे। मोदी व्यापारी हैं तो वो भी अपना व्यापार देखेंगे। यूक्रेन के साथ जंग में उन्होंने व्यापारी किया, एक अच्छे लीडर की तरह उन्होंने बिहेव नहीं किया कहीं भी। एक तो झूठ बहुत बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोल देते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, पटना सिकंदर को बुला लेते हैं। गुरु नानक देव जी, कबीर दास और गुरु गोरखनाथ सबकी बातचीत करा देते हैं। सावरकर और विवेकानंद की बातचीत करा देते हैं। वो कोई कोई ज्ञान नहीं है उनको किसी तरह का। अच्छा, हुकूमत करने का उनको कोई तजुर्बा नहीं। गुजरात में जो हुकूमत की थी तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, उनके जो साथी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उन लोगों ने हुकूमत चलवा दी थी और वहाँ कोई कुछ करना भी नहीं था। अब ये बहुत सारी चीजें हैं। फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया जा रहा है, अन्ना का पूरा कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन से या यूएस एड से पैसा लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पैसा ले रहे हैं। अन्ना का कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन था जो अरविंद केजरीवाल वगैरह ने किया था। भारत में भी जो गोपनीय दस्तावेज है वो डी क्लासिफाई किए जाए, जनता तक पहुंचे वो क्या 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 होता है। अमेरिका ने तो निकालना शुरू कर दिया, सब लोगों के सामने रख रहे हैं, सबकी पोलें खुल रही हैं उसमें। वह बड़े बड़े विकेट गिरने वाले हैं। सरकारों के जो ऑफिसर्स हैं वो भी मुश्किल में है। हम बता रहे थे बाइडेन का पता नहीं है, बाइडेन साहब कहाँ है, जैक सल्वन कहाँ है, एंटनी ब्लिंकन कहाँ है, कोई खबर नहीं आ रही है अब उनकी। लेकिन मोदी साहब को उम्मीद ये थी कि ये डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे, कमला हैरिस प्रधानमंत्री प्राइम प्रेसिडेंट बन जाएगी अमेरिका की, तो वो आराम से थे बिल्कुल। और वो वैसे भी कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाश करना चाहिए, तो वो यूक्रेन की जंग में भी अवसर तलाश कर रहे थे, गाजा की जंग में भी अवसर तलाश करके कारोबार कर रहे थे। भारत ने गाजा की जंग में इसराइल को हथियार भी थे, उन हथियारों को इसराइल ने इस्तेमाल किया। यह खंडर बनाने में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमेरिका के भी इस्तेमाल हुए और भारत के भी इस्तेमाल हुए। और एक तरफ भारत गाजा कॉज के साथ भी खड़ा हुआ दिखाई दिया और टू स्टेट सॉल्यूशन का भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। वो इसराइल के साथ भी दोस्ती निभाता हुआ दिखाई दिया। किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें कारोबार करना है, पैसा कमाना है। ये देखें आप, ये सब गाजा की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सब पूरी तरह खंडर, तबाह बर्बाद। लेकिन यहाँ आप देखेंगे अगले 2-3 साल के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स, क्योंकि सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान सब ने मिलकर के इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का अपने ऊपर ले लिया है, तुर्की वगैरह ने, सब ने। तो ये जो मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे चंद सालों में बेहतरीन, बहुत आलीशान खूबसूरत इमारतें, और गाजा में भी अमन होगा, ऐसा उम्मीदें हैं। और अब फलस्तीन एक मुल्क बनेगा, टू स्टेट सॉल्यूशन उसका होगा। थर्ड फेज जैसे ही लागू होता है उसमें यही सारी चीज़ें सब क्या होगा, टू स्टेट सॉल्यूशन का क्या सरहद होगी, कहाँ कैपिटल होगी, ये सब क्या सारी चीज़ें। अब चूंकि सारा दारोमदार हुआ है सऊदी अरब के ऊपर, ईरान ने अपना बड़ा जोरदार रोल प्ले किया है, सभी मुस्लिम मुल्कों ने और यूरोप के और अफ्रीका के मुल्कों ने। शुक्रिया आप सभी का।